चलिए जाए कि चर्चा की शुरुआत आज एक शानदार खबर से करते हैं। आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया तीसरा मैच टाई घोषित कर दिया गया है। बारिश की वजह से मैच को रोक दिया गया, जिसके बाद उसमें डकवर्थ लुईस नियम लागू किया गया। टीम इंडिया अब इस सीरीज पर 1-0 से कब्जा जमा चुकी है। 3 मैचों की सीरीज में पहला मैच भी बारिश की वजह से धुल गया था। तो बड़ी खबर, शानदार खबर हम आपको बता रहे हैं। तीसरा T20 मैच बारिश के कारण कोई नतीजे तक नहीं पहुंचा। 1-0 से भारत ने सीरीज जीत ली है। अर्शदीप और सिराज दोनों ने 4-4 विकेट झटके। टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। 19.4 ओवर में 160 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद जब भारत की बारी आई, बारिश की वजह से मैच को रोकना पड़ा, जिसके बाद डकवर्थ लुईस नियम के तहत मैच में भारत की जीत हुई। टीम इंडिया ने 9 ओवर में 4 विकेट खोकर 75 रन बना लिए थे, लेकिन अचानक से बारिश शुरू हो गई और इसके बाद कोई मैच नहीं हो पाया, बॉल नहीं खेली गई। न्यूजीलैंड की टीम ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की, 160 रन बनाए। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह के आगे टिक नहीं पाए। भारत ने कीवी टीम की पारी को 19.4 ओवर में 160 रन पर समेट दिया। एक वक्त पर कीवी टीम ने 17वें ओवर में 3 विकेट गंवाकर 146 रन बना लिए थे। चलिए अब कार्यक्रम में अगली खबर आपको हम दिखाएंगे आस्था की डोली और श्रद्धा की यात्रा से जुड़ी हुई, जो देखने को मिली है उत्तराखंड के जोशी मठ में। दरअसल आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी नरसिंह मंदिर जोशी मठ में विराजमान हो गई है। ये सालाना धार्मिक उत्सव डोली यात्रा के नाम से जाना जाता है और जोशी मठ पहुंचने पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गद्दी का भव्य स्वागत किया। शंकराचार्य की गद्दी के नरसिंह मंदिर में विराजमान होने के साथ ही 4 धाम यात्रा का औपचारिक समापन हो गया। अगले 6 महीने अब भगवान की पूजा यहीं से की जाएगी। देवभूमि उत्तराखंड में उमड़ा आस्था का सैलाब। भक्ति रस में डूबी श्रद्धालुओं की भीड़। भगवान बद्री विशाल की जय जयकार से गूंज उठा मोक्ष धाम। वेद मंत्रों के पाठ से गुंजयमान हो उठी पवित्र नगरी। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद परंपरा के मुताबिक आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी जोशी मठ के नरसिंह मंदिर में विराजमान हो गई। अब 6 महीने तक जोशी मठ के इसी नरसिंह मंदिर में भगवान बद्री विशाल के वाहन गरुड़ और शंकराचार्य की गद्दी की पूजा होगी। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद गरुड़ और शंकराचार्य की गद्दी सोमवार को धूमधाम के साथ जोशी मठ लाई गई। साथ में था श्रद्धालुओं का हुजूम। गाजे बाजे ढोल नगाड़ों के साथ भक्तों का काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, मोक्ष नगरी उमंग और उल्लास से भरती चली गई। भजन कीर्तन के बीच पुजारियों ने पूजा अर्चना के बाद नरसिंह मंदिर में गरुड़ और शंकराचार्य की गद्दी स्थापित कर दी। भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने के बाद कल उद्धव कुबेर जी की डोली और आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी के साथ मुख्य पुजारी रावल जी पांडुकेश्वर पहुंचे थे। कुबेर जी और उद्धव जी पांडुकेश्वर में योग बद्री मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। वहीं आज मुख्य पुजारी रावल जी, और ये देख सकते हैं जो आज जगतगुरु शंकराचार्य जी की गद्दी है वो यहाँ पे पहुँच चुकी है और अब यहाँ पे पूजा अर्चना, विशेष पूजा अर्चना, ये भगवान नरसिंह का मंदिर है, यहीं पे अब 6 माह तक ये गद्दी विराजमान रहेगी।
बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर को बंद हो गए थे, जिसके बाद कुबेर जी और उद्धव जी की भोग मूर्ति रविवार को अपने शीतकालीन पूजा स्थल पांडुकेश्वर स्थित योग ध्यान बद्री में विराजमान हुई। पांडुकेश्वर से भगवान शंकराचार्य जी की जो गद्दी है वो गद्दी के साथ ही सारी देव यात्रा और यहाँ आई है, और जिसको देवराय यात्रा भी कहते हैं स्थानीय भाषा में, और वो यात्रा भगवान शंकराचार्य की गद्दी के सहित यहाँ आई है। सोमवार को 10 बजे योग ध्यान बद्री में पूजा अर्चना के बाद आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी जोशी मठ के लिए रवाना हुई। जोशी मठ पहुंचने पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गद्दी का भव्य स्वागत किया। गद्दी को नरसिंह मंदिर में विराजमान किया गया। इस दौरान संस्कृत विद्यालय के छात्रों ने स्वस्थ वाचन, मंगलाचरण और शांति पीठ किया। महिलाओं ने फूल मालाओं से डोली का स्वागत किया और भजन कीर्तन किए। रावल ने नरसिंह मंदिर में पूजा अर्चना के बाद प्रसाद वितरण किया। शंकराचार्य की गद्दी के नरसिंह मंदिर में विराजमान होने के साथ ही 4 धाम यात्रा का औपचारिक समापन हो गया और इसके साथ ही अगले 6 महीने के लिए योग ध्यान बद्री, पांडुकेश्वर और नरसिंह मंदिर में शीतकालीन पूजाएं शुरू हो गयी। कहते हैं शीतकाल में बद्रीनाथ धाम में देवता भगवान बद्री विशाल की पूजा करते हैं। भगवान आम भक्तों को 6 महीने तक जोशी मठ में ही दर्शन देते हैं। जोशी मठ से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए आस्था और भक्ति के एक और सफर पर साथ लिए चलते हैं। आपको रुक करते हैं महाकाल की नगरी उज्जैन का। यहां महाकाल की भव्य शाही सवारी निकाली गई, जिसमें हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने शिरकत की। पूरे राजसी ठाट बाट के साथ महाकाल की शाही सवारी यहां पर निकली। जी हां, महाकाल की सवारी जहां जहां से गुजरी, आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। महाकाल को उज्जैन का राजा माना जाता है। मान्यता ये है कि शाही सवारी में महाकाल नगर भ्रमण पर निकलते हैं और अपनी प्रजा का हाल चाल जानते हैं। ये शाही सवारी है उज्जैन के महाराजाधिराज महाकाल की, जो झूम के निकली है, पूरी धूम से निकली है। मंदिर में ठाट बाट से विराजने वाले महाकाल जब नगर भ्रमण पर निकले तो पूरी फिजा हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज उठी। आगे आगे महादेव, पीछे बाबा की भक्ति में झूमते गाते भक्तों की पूरी टोली। किसी ने भोले भंडारी का रूप धारण किया तो कोई माता काली के रूप में दिखाई दिया। चांदी के छत्र और फूलों से सजी विशेष पालकी में विराजमान महाकाल की सवारी जिन जिन गलियों से गुजरी, झाल, मंजीरा, ढोल, नगाड़े, डमरू बजाते शिव भक्तों का काफिला भक्ति के सागर में गोते लगाता चल पड़ा। मान्यता है कि भगवान महाकाल सवारी के रूप में अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं। भगवान महाकाल ने चांदी की पालकी में चंद्रमौलेश्वर के रूप में सवार होकर नगर भ्रमण किया। करीब 7 किलोमीटर लंबे सवारी मार्ग पर 3 घंटे भक्ति का उल्लास छाया रहा। अवंतिका नाथ के जयकारों से धर्मधानी गूंज उठी। बाबा की शाही सवारी में पुजारी, प्रशासन का अमला, पुलिस का बंदोबस्त, सब कुछ था। शाही सवारी के दौरान बड़ी संख्या में भक्त भगवान महाकाल के दर्शन के लिए शहर पहुंचे। सुबह भस्म आरती से लेकर पूरे दिन तक श्रद्धालुओं का सैलाब महाकाल मंदिर में देखा गया। इसके बाद सोमवार शाम करीब 4 बजे महाकाल मंदिर से शुरू हुई बाबा की सवारी नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुई क्षिप्रा नदी पहुंची, जहां पुजारियों ने क्षिप्रा के जल से भगवान महाकाल का अभिषेक पूजन किया। शाम को महाकाल की सवारी मंदिर लौट आई। भगवान महाकाल की अगली सवारी अब 10 जुलाई को सावन के महीने की पहली सवारी के रूप में निकलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
आस्था की एक और तस्वीर दक्षिण भारत से आई है। रुक करते हैं आंध्र प्रदेश का, जहां तिरुपति में मां पद्मावती के मंदिर में ब्रह्मोत्सव चल रहा है। 9 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में देवी पद्मावती अलग अलग रूपों में भक्तों को दर्शन देती हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि तिरुपति के तिरुचेनूर में होने वाले महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु तो शामिल होते ही हैं। मां पद्मावती की निकलने वाली पदयात्रा की भव्यता ही देखते बनती है। तो चलिए आपको भी लिए चलते हैं तिरुचेनूर। आस्था की ये तस्वीरें तिरुपति के तिरुचेनूर की हैं। यहाँ श्री पद्मावती अम्मावरी अभयम मंदिर को शानदार तरीके से सजाया गया। मुख्य मंदिर के साथ साथ सभी मंदिरों की शोभा देखते ही बन रही थी। मौका है श्री पद्मावती अम्मा कार्तिका ब्रह्मोत्सव का, जो 9 दिनों तक चलता है। पहले दिन श्री पद्मावती अम्मा का पिलान ग्रोवी में श्री गोपाल कृष्ण के रूप में श्रृंगार किया गया और उनकी भव्य यात्रा निकाली गई। पुजारियों समेत अम्मा चिन्ना शेष वाहन में सवार थी और भक्तों ने इस वाहन को थाम रखा था। इस यात्रा की भव्यता देखते ही बन रही थी। जगह जगह ढोल नगाड़े की थाप पर स्थानीय कलाकार नृत्य कर रहे थे। गलियों में कलाकार यात्रा में शामिल होकर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। अम्मा ने माड़ा की चारों गलियों में पदयात्रा की और भक्तों को दर्शन दिए। पदयात्रा में सजे धजे गजराज भी शामिल हुए। मंगल वाद्य यंत्र बजाने वाले भक्तों का समूह भी था। हर जगह मां की पूजा आरती की जा रही थी। श्रद्धालुओं का सैलाब इस यात्रा में हर हाल में शामिल होना चाहता था। भक्तों का मानना है कि इस वाहन पर अम्मा के दर्शन करने से योग की प्राप्ति होती है। मां पद्मावती भगवान वेंकटेश्वर की पत्नी है। कहा जाता है कि देवी पद्मावती का जन्म कमल पुष्प से हुआ है, जो यहाँ के मंदिर के तालाब में खिला था। आंध्र प्रदेश में मां पद्मावती के मंदिर में मनाए जाने वाले ब्रह्मोत्सव का खास महत्व होता है, इसलिए इस उत्सव में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं पराली के शानदार प्रबंधन की, जो हुआ है हरियाणा के कैथल में। जो पराली कई राज्यों में समस्या बनी हुई है, उसे कैथल में आमदनी का साधन बना दिया गया। किसान भी इससे खासे उत्साहित है। जी हां, व्यवस्था ऐसी की गई कि किसान पराली को जलाते नहीं हैं, क्योंकि कैथल में सज चुकी है पराली की मंडी, जहां किसानों से पराली खरीदी जाती है और ये पराली राजस्थान और गुजरात में सप्लाई भी की जाती है। देखिए आप भी पराली प्रबंधन की ये शानदार कहानी। जिस पराली ने पहली बनकर दिल्ली एनसीआर को सालों तक परेशान रखा, वो पराली आज किसानों की मुस्कान की वजह बन गई है। ये मंडी कैथल में सजी है और यहाँ पराली के सिवाय कुछ नहीं है। यहाँ पराली बिक भी रही है और पराली के अच्छे खासे दाम भी किसानों को मिल रहे हैं। किसान को 5 से 7 हजार रुपए का बेनिफिट हो रहा है इससे, बनाने से लेकर पहुंचाने तक सारा 5 से 7 हजार रुपए बेनिफिट है। और पर्यावरण में बहुत बड़ा सुधार हुआ इससे, क्योंकि जो लोग जलाते थे, जलाने से पर्यावरण तो बचा ही बचा है, साथ में रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। इस बार पंजाब के गांवों में जमकर पराली का धुआं उठा, लेकिन कैथल ने पराली प्रबंधन करके दिखा दिया कि अगर प्लानिंग सटीक हो तो नतीजे भी शानदार हो सकते हैं। कैथल में इस साल 9.5 लाख टन पराली निकली, जिसमें केवल 10,000 क्विंटल पराली ही जली। बाकी पराली किसान इन मंडियों में ले आए। इसमें सरकार का भी बहुत सहयोग रहा है। सरकार ने एक नई टेक्नोलॉजी की मशीन ला के दी है, जिसके कारण ये जो कंपाइन से पराली कटती थी वो जलाई जाती थी, उससे प्रदूषण होता था। अब उनकी गांठा बन के वो हमारे पास आ रही हैं और उससे प्रदूषण बहुत कम हुआ है। कैथल में पराली की ऐसी 20 मंडियां सज चुकी हैं। पराली बेचकर किसान प्रति एकड़ 5 से 6 हजार की कमाई कर रहे हैं। कंपनियों के लिए भी ये पराली मुनाफे का सौदा साबित हो रही है। यहाँ की पराली गुजरात और राजस्थान पहुँचाई जा रही है, जिसका इस्तेमाल बायो ईंधन के अलावा पशुओं के चारे के तौर पर भी किया जा रहा है। कुल मिला के 5,11,000 मैट्रिक टन हमें टोटल किया।
तो पराली जो बाहर निकाल के बेची गई 9,61,000 टन में से 5,11,000 टन पराली बाहर निकाली। इसमें से 2 लाख टन पराली कांगथड़ी प्लांट, पेवा में 2 प्लांट और एक इसमें राजौंद के पास है, जींद में पड़ता है, इन प्लांटों ने खरीदी है। कुछ गत्ता फैक्ट्रियों ने भी थोड़ी सी पराली खरीदी है। जो सबसे बड़ी मंडियां जो लगी 20, जो कि इस पराली को ब्रिक काट कर मशीनों द्वारा और चारे के रूप में परिवर्तित करके राजस्थान और गुजरात में या अन्य स्टेट्स में भेजती हैं, तो उसमें 20 मंडियां हमारे पास, उसमें 2.5 लाख टन पराली उन्होंने खरीदी और कुल मिलाकर किसानों को 1 एकड़ की 5,000 से लेके 8,000 रुपए तक की पराली अब की बार किसानों ने हमारी इन मंडियों में बेची है। पराली किसानों के लिए मुनाफे का सौदा बने और उन्हें पराली को आग के हवाले न करना पड़े, इसके लिए सरकारें तमाम पहल कर रही हैं। कैथल का पराली मैनेजमेंट आज की तारीख में इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसी शानदार मैनेजमेंट के चलते कैथल में पराली अब समस्या नहीं बल्कि समाधान बनकर सामने आई है। वीरेंद्रपुरी, कैथल, गुड न्यूज टुडे। और बात करते हैं उस बच्चे की जिसने कश्मीर का मस्तक ऊंचा कर दिया। 16 साल का ये छात्र अनंतनाग जिले का रहने वाला है। नाम है गौहर और गौहर ने काम ऐसा किया है कि अब वो सुर्खियों में है। तो गौहर ने बना दिया है पोर्टेबल एग इंक्यूबेटर। मतलब गौहर ने अपना जौहर दिखा दिया है ना। इतनी छोटी सी उम्र में गौहर ने वो काम कर दिखाया जिसकी किसी ने भी कल्पना बिल्कुल नहीं की थी। खास बात यह है कि इस इंक्यूबेटर की कीमत केवल 3,000 रुपए, जबकि बाजार में ऐसे ही इंक्यूबेटर कई गुना ज्यादा कीमत में मिलते हैं। गौहर का ये कमाल पोल्ट्री के लिए वरदान साबित हो सकता है। नाम गौहर अहमद तांत्रे, उम्र महज 16 साल, इरादे आसमान से ऊंचे, दिल में कोशिश का जज्बा। फिर क्या था, बना डाला दुनिया का सबसे सस्ता इंक्यूबेटर। गौहर अनंतनाग के महरमा के रहने वाले हैं, लेकिन अपनी प्रतिभा से आज ये नाम घाटी से लेकर पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है। 11वीं क्लास में पढ़ने वाले गौहर ने पोल्ट्री सेक्टर के लिए पोर्टेबल एग इंक्यूबेटर बनाया है, जो दुनिया का सबसे सस्ता इंक्यूबेटर है। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। कुछ ऐसा ही है गौहर के साथ। इस इंक्यूबेटर को बनाने का ख्याल उन्हें 3 साल पहले ही आया था। जी मतलब जो आइडिया है 3 साल पहले आया है और मैं इस पे मतलब 3 साल पहले से कंटिन्यूअसली मतलब वर्क कर रहा हूँ और रिसर्च कर रहा हूँ। आगे मतलब देख रहा हूँ क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो मतलब फाइनली दिस ईयर हमारा जो प्रोडक्ट है वो मतलब फुल्ली बन गया है, मतलब विदाउट एनी इशू। 10वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद गौहर ने इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू किया और अपनी मेहनत और लगन से इस बार ये डिवाइस बनाने में सफल रहे। इस पहल में उन्हें अपने स्कूल का भी भरपूर साथ मिला, जिसकी मदद से बिजली की लगातार सप्लाई से ये काम और भी आसान हो पाया। इंक्यूबेटर वो मशीन है जिसकी मदद से अंडों से चूजे बनाए जाते हैं। बाजार में ऐसे कई इंक्यूबेटर मौजूद हैं, जिनकी कीमत 50,000 से 80,000 रुपए तक है। ऐसे में केवल 3,000 रुपए में लोगों को इंक्यूबेटर उपलब्ध कराने का ये प्रयास कई बार की असफलताओं का नतीजा है। मतलब मेरा पहला मतलब इंक्यूबेटर था, उसमें जो है रिजल्ट 0 मिला था और मतलब फिर उससे हमने सीखा कि हम आगे और भी अच्छा कर सकते हैं। इसमें मतलब कौन कौन सी खामी रही है मतलब जो हमें पूरी करनी होगी। तो फिर मैंने और 1 साल गुजरा और फिर एक और इंक्यूबेटर बनाया। उसमें जो मतलब रिजल्ट है थोड़ा अच्छा निकला, मतलब अराउंड 20-25% रिजल्ट आया। तो उससे भी बहुत अच्छी मतलब मोटिवेशन मिली और मतलब काम करने को मतलब एक बूस्ट सा मिला उससे। आज गौहर के इस प्रयास की हर ओर प्रशंसा हो रही है। तमाम छात्रों के लिए गौहर प्रेरणा है। गौहर ने ये साबित कर दिया कि कामयाबी कोशिशों का ही नतीजा है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ गुड न्यूज टुडे। और अब खबर यूपी के फिरोजाबाद से, जहां एक लड़की ने अपनी मेहनत और जुनून के दम पर भारतीय महिला क्रिकेट की अंडर 19 टीम में जगह बनाई है। अब वो दक्षिण अफ्रीका में जनवरी में होने वाले अंडर 19 वर्ल्ड कप में खेलने जा रही है। जी हाँ, इस लड़की का नाम है सोनम यादव, जो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की रहने वाली है। सोनम के पिता एक फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं, लेकिन सोनम ने हालात को कभी अपने रास्ते की बाधा नहीं बनने दिया और हमेशा
अपने लक्ष्य पर नजर रखी। नतीजा सबके सामने है। हुनर और हौसले के दम पर इस लड़की ने जो मुकाम हासिल किया है, ये उसका जश्न है। गांव की बिटिया को बड़ी कामयाबी मिली है, तो गांव वालों का सीना भी फख्र से चौड़ा हो गया। गांव लौटने पर बिटिया का दिल खोलकर स्वागत किया गया। गोवा में गेंद से कमाल दिखाकर लौटने वाली क्रिकेटर सोनम यादव का चयन भारत की अंडर 19 महिला क्रिकेट की उस टीम के लिए हुआ है जो दक्षिण अफ्रीका दौरे पर जाने वाली है, जहां अंडर 19 वर्ल्ड कप होना है। मैं गोवा गई थी 19 अंडर चैलेंजर खेलने के लिए, तो वहाँ पे मैचेस हुए थे। मैचेस के बाद सिलेक्शन हुआ इंडिया ए इंडिया बी, जो क्वार्टर सीरीज थी, जो वेस्ट इंडीज और श्रीलंका से मैचेस थे। इंडिया ए इंडिया बी भी थी। उधर फाइनल खेला हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग का मेन इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए चयन हुआ है। अभी हम लोग न्यूजीलैंड सीरीज खेलने के लिए बॉम्बे जाएंगे, उसके बाद साउथ अफ्रीका। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की रहने वाली सोनम अब दक्षिण अफ्रीका में अगले साल जनवरी में होने वाले अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप में अपना जौहर दिखाएंगी। 16 साल की सोनम को क्रिकेट से शुरू से ही लगाव रहा है। तंगहाली के बाद भी सोनम ने बड़ी शिद्दत से अपने लक्ष्य पर नजर टिकाए रखी। उसके सफर में फैक्ट्री में मजदूरी करने वाले पिता मुकेश यादव के साथ ही पूरे परिवार का साथ मिला। मैं 2 ड्यूटी करता था 12 घंटे, तो उसके धीरे धीरे उसका डायरेक्ट बन गया, अपनी जगह पहुंच गई। वो चाहता हूँ कि इंडिया में खेले, बेटी मेरी आगे बढ़े। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है इस समय। प्राउड फील कर रहे हैं और सोच रहे हैं आगे और जाए, इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करे आगे भविष्य में। सोनम की प्रतिभा की परख करते हुए फिरोजाबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने भी काफी मदद की। पिछले 7 साल से सोनम फिरोजाबाद के इसी ग्राउंड पर प्रैक्टिस कर रही हैं। सोनम की उपलब्धि पर यूपी क्रिकेट एसोसिएशन को भी गर्व है। इस लड़की का टैलेंट काम में आया है। कोई इसने सिफारिश या कोई चीज इसके उसमें नहीं है बीच में। फिरोजाबाद के लिए, फिरोजाबाद की क्रिकेट के लिए, फिरोजाबाद के लोगों के लिए क्रिकेट की बहुत उपलब्धि है। जाहिर है सोनम ने न सिर्फ फिरोजाबाद बल्कि पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया है, तो सबकी खुशी लाजमी है। अब वो अपना पूरा फोकस प्रैक्टिस पर कर रही हैं, ताकि दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रदर्शन से वो देश का नाम रोशन कर सकें। फिरोजाबाद से सुधीर शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश के बैतूल का, जहां पर अनोखे से अंदाज में बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक सरकारी स्कूल में एक टीचर का ये अनोखा सा अलग सा अंदाज सबका ध्यान खींच रहा है। दरअसल देखिए, बच्चों को पढ़ने का ये तरीका बेहद पसंद आ रहा है और बच्चों को भी काफी पसंद आ रहा है। अदिति बताइए आगे। एक्चुअली पढ़ाने का ये तरीका बोझिल नहीं है। बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया जाता है कि उन्हें पढ़ाई बोझ ही नहीं लगती। नाचते गाते बच्चों को गणित का सबक याद हो जाता है। आप मिलिए अनूठे प्रयोग करने वाले इस टीचर से और देखिए पढ़ाने का उनका ये अलग अंदाज। गणित के पहाड़े याद करना बच्चों के लिए मुश्किलों का पहाड़ चढ़ने जैसा होता है, मगर यहाँ पहाड़े पढ़ना गीत है, संगीत है, डांस है और मस्ती भरा एक एहसास है। मध्य प्रदेश के बैतूल में केलापुर शासकीय माध्यमिक शाला अपनी पढ़ाई के अनूठे तरीके से लोगों का मन जीत रही है। 10 तक के सुरीले पहाड़े पढ़ाना और पढ़ना इस सरकारी स्कूल की अनोखी छवि गढ़ रहा है। दरअसल बच्चों के लिए पढ़ाई को सरल और रोमांचक बनाने के लिए लोकगीत गायक राजेश ने 10 तक के पहाड़ों को गाया है। अब ये स्कूल इन गानों का इस्तेमाल कर रहा है और बच्चों को पहाड़े सिखाने में सफल भी हो रहा है। मैं पहले एक शिक्षक था और हमारे स्कूल में भी जब हम लोग गतिविधि कराते थे बच्चों को, तो खेलकूद के माध्यम से और डांस के माध्यम से कराते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग एक आदिवासी धुन के ऊपर पहाड़े बनाएं, ताकि बच्चे बगैर मानसिक तनाव के झूमकर नाचकर पहाड़े याद कर सके। हम बच्चों को गतिविधि आधारित शिक्षण कराते हैं। इसमें बहुत सारी गतिविधि ये बच्चों के साथ हम मिलकर करते हैं, फिर बच्चों से करवाते हैं। उससे हमको बहुत सारी चीजें बच्चों को सिखाने में सरलता महसूस होती है। इस अनोखे अंदाज से बच्चे न सिर्फ पढ़ाई में मन लगा रहे हैं, बल्कि जल्दी सीख भी रहे हैं।
पहले भूल जाते थे और अब खेल कूद में पहाड़ी याद कर लेते हैं। ये स्कूल अब पढ़ाई में ताल और लय के समावेश की मिसाल बन रहा है। आज स्कूलों में बच्चों के लिए मनोरंजन के साथ पढ़ाई के ऐसे ही तरीकों को विकसित करने की जरूरत है, ताकि शिक्षा का स्तर सुधरे और बच्चे भी स्कूलों में मौज मस्ती के साथ पढ़ें। राजेश भाटिया, बैतूल, गुड न्यूज टुडे। देखिए, हमारी चाय खत्म हो गई है और इसका मतलब क्या है कि आपको टाटा गुड बाय कहने का वक्त हो गया है। लेकिन देखिए, हिम्मत, हौसले और अच्छी खबरों की चाय कल फिर हम पिएंगे आपके साथ। जी हाँ, जरूर पिएंगे। वैसे कहते ये भी हैं कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत हो जाती है जब ठान लिया जाता है। इसी पॉजिटिव नोट के साथ चलते हैं, कल मुलाकात होगी। क्या बात है शगुफ्ता, जिद अच्छी बातों की हो तो हालात भी आपके पक्ष में ढल जाते हैं। तो ठान लीजिए और बढ़ते जाइए। तो हम भी बढ़ रहे हैं आगे इसी वादे के साथ कि आपको पॉजिटिव रखने हम कल फिर आएंगे। बिल्कुल, कल ठीक 4 बजे होगी मुलाकात चाय पर चर्चा में गुड न्यूज टुडे पर।